डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक क्या है? साउंड। साउंड मतलब क्या हो गया? ध्वनि। अब देखिए, साउंड के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हाउ साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है ऑल वाइब्रेटरी पार्टिकल्स, या फिर एक सिंपल से आप बात कह सकते हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड कैसे बनता है? साउंड का सोर्स क्या है? ऑल वाइब्रेटरी बॉडी, ऑल वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट आर द सोर्स ऑफ साउंड। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? ऑल वाइब्रेटरी बॉडी आर सोर्स ऑफ साउंड। तो जो भी चीज़ वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेशन करने का मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो इधर से, अगर आपने देखा होगा इस तरह से तबला होता है ना, या फिर ट्रम्बोलिन, क्या कहते हैं आप इसे? तबला अलग दिखता है, तबला तो ऐसा दिखता है, ड्रम कहते हैं। हाँ, वो ड्रम। तबला तो जनरली इस टाइप का दिखता है। हाँ, ये तबला दिखता है। ये ड्रम है, इसके ऊपर कुछ मारते हैं तो देखिए पर्चमेंट पेपर या कोई भी रहता है उसको जब पीटते हैं तो चीज़ें क्या करती है? वाइब्रेट करती है, एक पॉइंट के अलॉन्ग अप एंड डाउन मोशन करती है, तो वो क्या कहलाता है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। इसमें चीज़ें स्ट्राइक की गई है, वायलिन के ऊपर चीज़ें घिसी जा रही है, यानी वाइब्रेट हो रहा है। देखो इसको आप छोटी सी भाषा में इस तरह भी समझ सकते हो, जहाँ कोलिजन हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है? यानी चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, जहाँ चीज़ें टकराती हैं वहाँ पे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस। क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस। रास्ते में देख रहे गाड़ी है, दो गाड़ी आपस में टकरा गई, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हुआ ना? साउंड। बिना वाइब्रेशन के, बिना कोलिजन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। बिना कोलिजन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को याद रख लीजिए। अब कहेंगे सर आप भी जो कह रहे हैं, मेरी आवाज़ भी आपके कानों तक जा रही है, तो मेरे मुंह से भी साउंड निकल रहा है, तो ये साउंड तो सर यहाँ पर भी वाइब्रेशन है। यहाँ पे आवाज़ का, यहाँ पे कोई चीज़ें कहाँ टकरा रही है? हमारे बॉडी के अंदर से जो आवाज़ निकलती है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है आपका? वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड में टकराती है, एक सर्टेन डायरेक्शन से निकलती है, तो जाके साउंड प्रोड्यूस होता है। जिनका वोकल कॉर्ड खराब होता है उनके मुंह से सिर्फ हवा निकल सकती है, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसलिए देखिए बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते हमारी तरह। ठीक है, रीज़न क्या है? वोकल कॉर्ड। समझा पाए? तो हम लोगों ने क्या देखा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। यहाँ तक देख लिए। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में ही, साउंड नीड मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड नीड मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करना पड़ेगा? साउंड नीड मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम। बिना किसी मटेरियल मीडियम के साउंड एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के तौर पे मून के सरफेस पे दो आदमी अगर खड़े होकर बात करना चाहें तो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कैसे बात होगा? तो एस्ट्रोनॉट बात कैसे करते हैं? उनके हेलमेट में या एस्ट्रोनॉट सूट में माइक्रोचिप लगा होता है, ब्लूटूथ के ज़रिए, रेडियो वेव के ज़रिए आपस में बात करते हैं, जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं। जहाँ एटमॉस्फेयर होगा, यानी जहाँ हवा होगी, वहाँ पे आवाज़ एक जैसे दूसरे जगह जा सकती है। जैसे मेरी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है। अब कहेंगे सर और एक दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। सन के सरफेस पे ऑल टाइम ब्लास्ट हो रहा है। सन के सरफेस पे ऑल टाइम क्या हो रहा है? ब्लास्ट हो रहा है। आप लोग को मैंने जब ये पढ़ाया था रेडियो एक्टिविटी, तो मैंने पढ़ाया था आपको ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। 10⁻⁷ केल्विन मैंने कहा था। तो जब इतना हीट प्रोड्यूस होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा साउंड निकलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पार्टिकल मीडियम में फैलती हैं, तो उसका इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका साउंड हमारे अर्थ तक नहीं आता, मून तक नहीं आता, कहीं भी नहीं जाता। क्यों? सन के आसपास क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं। वैक्यूम मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई वेपर तक नहीं है, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो कोई जब मटेरियल मीडियम ही नहीं है तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसलिए मून के सरफेस पे जितने भी धमाके या एक्सप्लोजन होते हैं हमारे कानों तक नहीं आता। ठीक है, साउंड नीड मीडियम टू प्रोपगेट। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए मैं आपको बात करता हूँ हमारे
कानों का सुनने का एक क्षमता होता है, बस सुनिएगा, हमारे कानों की सुनने की एक क्षमता होती है, और वो मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये चीज़ें आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे आपको, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, सभी चीज़ें सिखाएंगे, टाइम पीरियड क्या है, सभी चीज़ें बताई जाएंगी। आप जस्ट यहाँ पे थोड़ा सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। हमारे कानों की एक क्षमता है, हम लोग सर्टेन फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं और उससे ज़्यादा की आवाज़ को सुन नहीं सकते। देखिए, आपने इस चीज़ को कई बार सुना होगा, ये क्या है, सुना है कभी या फिर देखा है ऐसा कभी? चीज़ें बताइए तो। इसे कहते हैं वेव फॉर्मेट। क्या कहते हैं इसे? वेव फॉर्मेट। क्या कहा जाता है? वेव फॉर्मेट। ये इस जगह से इस जगह तो क्या कहा जाता है? वन वेव। पढ़ाया गया था क्या ये वाला लाइट में? V = n लैम्डा, साउंड में ही है ना? ठीक है, तो ये एक वेव होता है, ये दूसरा वेव होता है, ये तीसरा वेव होता है, ये चौथा वेव होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो नंबर ऑफ वेव एक सेकेंड में बनता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें आगे जाके डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है? जस्ट यहाँ पे हल्की हल्की चीज़ें बताई जा रही है। ये जो नंबर ऑफ वेव बनती है, एक वेव को कहते हैं एक वेव, दो को दो वेव, तीन को तीन वेव। अगर एक सेकेंड में आपने 5 वेव बनाया, एक सेकेंड में आपने कितने वेव बनाए? 5, तो उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। अगर एक सेकेंड में आपने, क्या बात सुनिएगा, अगर आप एक सेकेंड में 5 वेव बना रहे हैं, कितना वेव बना रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी 5 है। एक सेकेंड में 10 वेव बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 10, 50 वेव बना रहे हैं तो, ठीक है? और इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। तो याद रखिए, हमारे कानों का जो सुनने की जो क्षमता है हर्ट्ज में, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग, बात सुनिए, हम लोग उसी साउंड को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में जो 20 बार वेव बनाए या तो 20,000 बनाए, 20 से लेके 20,000 जो वेव बनता है उसी को सुन सकते हैं, उससे कम वाला भी नहीं सुन सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात नहीं कर रहा। आप कहेंगे सर जो आप इतना चिल्ला के बात कर रहे हैं, इतने जोर से बात कर रहे हैं, इससे एनर्जी बढ़ सकता है और कम सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आप जिस तरह टाटा स्काई या क्या होता है एयरटेल टीवी कोई भी देखते होंगे, तो आप जैसे मान लीजिए कोई भी एक चैनल में बता रहा हूँ 101, सपोज ये DD नेशनल या कोई भी चैनल का होगा, तो आप जब कोई भी एक चैनल लगा देते हैं तो एक चैनल फिक्स हो गया, आप उसकी एनर्जी बढ़ा के देते हो तो लाउड साउंड आता है, एनर्जी कमा देते हो तो एनर्जी का साउंड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दोनों ही केस में देखिए, आपने एनर्जी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाया। समझा पाए? तो आप धीमे से बात करें या जोर से बात करें, एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही वहाँ पे। समझा पाए? तो हमारे कानों की सुनने की क्षमता क्या है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। इसे कहते हैं ऑडिबल रेंज। क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज या फिर सोनिक वेव्स। क्या कहते हैं? सोनिक वेव। इससे ज़्यादा होता है तो अल्ट्रासोनिक, और इससे कम होता है तो इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जानवर सुन सकते हैं, कुछ जानवर, जैसे डॉल्फिन हो गया, डॉग हो गए, ये लोग हल्की वाइब्रेशन तक भी सुन सकते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते। हाँ, और 20,000 से ज़्यादा बहुत सारे एनिमल है जो सुन सकते हैं, जैसे बैट, ये सब चीज़ें सुन सकते हैं। समझा पाए? अब चलिए मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है? देखिए, मैं आपके बुक में नहीं है, मैं पूरा चैप्टर डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा चैप्टर डिटेल में समझाने वाला हूँ। आप कह सकते हैं कि आपके छोटे क्लास से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, साउंड 2 तरीके से मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। एक क्या होता है आपका ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक क्या होता है आपका लैटिट्यूडनल। ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, लैटिट्यूडनल नहीं होता। साउंड, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साउंड प्रोपगेशन, साउंड एक जगह से अगर दूसरे जगह जाती है, साउंड अगर एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो वो 2 तरीक़ों से जाती है। कितने तरीक़ों से जा सकती है? 2 तरीक़ों से जाती है। पहला होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से, लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से जाती है। दूसरा क्या होता है आपका? ट्रांसवर्सल वेव के हिसाब से जाती है। मैं पीछे वाले चैप्टर्स, मतलब आपके पीछे वाले क्लासेस में आ रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से समझा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ प्रोपेगेट होता है? साउंड का बात सुनिएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होता है सिर्फ गैस के अंदर। किसके अंदर होता है?
गैस के अंदर, यानी मेरी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है। कैसे आ रही है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से आ रही है। कहेंगे सर ये क्या था? इमेजिन कीजिए, अगर मैं बात करता हूँ ये एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मैं लाइन में खड़ा कर रहा हूँ, ऐसे करके मॉलिक्यूल थे, इमेजिन कीजिएगा ये मॉलिक्यूल ऐसे करके थे, थोड़े थोड़े गैप गैप में थे, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या, वो मॉलिक्यूल को क्या किया, एक गैप में इस तरह से दिखाया। इस जगह से मैं सोर्स को रखता हूँ, कोई बाजा बज रहा है साउंड, और मैं यहाँ पे सुंदर से अपने कानों को रख रहा हूँ। हाँ, कान बड़े हैं मेरे, दूर दूर तक सुन लेते हैं। यहाँ पे मैंने कान रख दिया। अब देखिए यहाँ से जैसे एक साउंड निकला, हेलो या कुछ भी, कोई भी वाइब्रेशन हुआ, कोई भी आवाज़ यहाँ से निकलती है। इमेजिन कीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे किसी का कान है, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें बोलता हूँ ना, तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। एनर्जी मतलब एनर्जी, तो ये एनर्जी सामने वाले को दे देती है धक्का। तो जैसे सामने वाले को धक्का देती है, मान लो ये क्या होता है, ये दोनों लाइनें क्या हो गई, इससे आके सट गई। वही प्रेयर हॉल में सब लाइन से खड़ा, पीछे से किसी क्या हुआ, एनर्जी दे दिया। समझ सकते हो? तो ये एनर्जी आ गई। और याद रखिए ये जो वेव होती है ना, प्योर इलास्टिक होती है, यानी टकराने के बाद वापस बैक उसी पोजीशन पे। तो सेकंड केस में क्या देखेंगे, ये वापस से ये दोनों वेव वहीं पहुंच गए, इसके पास एनर्जी आ गया ना, इसके पास एनर्जी आ गया, तो इसने एनर्जी क्या किया, यानी ये सामने वाले दो को क्या कर देती है, चिपका देती है इस तरह से, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, बस नहीं, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, ये एनर्जी क्या होगा, सामने वाले को चिपका देगा। ये फिर कुछ देर के बाद सामने जो बहुत सारे वेव्स होते हैं ना, सबको धक्का देके एक साथ चिपका देंगे। और यहाँ पे मैं सुंदर सा काम तो था ही, मैं इसको सुन ले रहा हूँ, हाँ या ना। अगर मैं इसको, इन सारे फ्रेम को जोड़ लूँ कि पहले साउंड यहाँ था, एनर्जी निकली, फिर यहाँ निकली, यहाँ निकली, अगर सारे फ्रेम को जोड़ लूँ तो वो कैसा दिखेगा। सारे फ्रेम को जोड़ लेता हूँ तो देखिए, आपने क्या देखा, एनर्जी किसी के पास है, थोड़ी देर बाद ये एनर्जी किसके पास चल जाएगी, यहाँ सप्लाई हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये एनर्जी कहाँ सप्लाई हो जाएगी, इधर सप्लाई हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी, एनर्जी सपोज यहाँ तक सप्लाई हो गई। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा एक सर्टेन रेंज है जहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मतलब पूरा एक साथ एनर्जी पे। जैसे मैंने इसको धक्का दिया तो सामने वाले, देखो मैंने जैसे धक्का दिया तो 3 लोग गिर गए, और वो जो तीसरा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे धक्का दिया, एक पहले वाले ने धक्का दिया, 3 को गिरा दिया, 3 यानी 1 2 3। जब ये सभी, ये तीनों संभले तो ये तो इसका एनर्जी, इसने क्या हुआ, एनर्जी सामने वाले पर ट्रांसफ़र कर दिया, ये संभल गया, तब तक संभल कर अपनी जगह पे खड़े हो गए। तो वैसे ही कुछ केस है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कुछ जगह पे आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखेगी और कुछ कुछ जगह पे एनर्जी बहुत ही कम दिखेगी। तो जहाँ पे एनर्जी कम दिख रही है उसे कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, और जहाँ पे एनर्जी आपको ज़्यादा दिख रहा है उसे कहते हैं कंप्रेशन। क्या है ये, कंप्रेशन, और ये क्या दिख रहा है, रेयर फ्रैक्शन। 2 ऐसे पॉइंट खोजिए, इसमें 2 ऐसे पॉइंट खोजिए जहाँ पे एनर्जी सेम है और दोनों सेम फेज में है। आप कहेंगे सर ये क्या होती है। देखिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ एकदम नॉर्मल, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे एकदम नॉर्मल होगा, तो कहेंगे सर इसके जस्ट बाद, इसके क्या होगा, जस्ट बाद। यहाँ से देखो कंप्रेशन शुरू है ना, यहाँ से जस्ट कंप्रेशन क्या है, शुरू है। तो ये 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट, या फिर यहाँ से ये 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, 1 वेव। क्या कहलाएगा, 1 वेव। क्या कहलाएगा, 1 वेव कहलाएगा। तो 1 वेव होने के लिए क्या चाहिए, 2 ऐसे पॉइंट चाहिए जो एकदम करीब हो, दोनों का एनर्जी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। कहेंगे सर इसके जस्ट, मैं यहाँ से देख रहा हूँ रेयर फ्रैक्शन है, कोई एनर्जी नहीं यहाँ पे सब एक जगह से कम, यहाँ से देखो सब आपस में क्लोज होना शुरू किया, यहाँ से सब इन लोगों ने क्या किया, क्लोज होना शुरू किया, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट हो गया। इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, 1 वेव। यहाँ से देखो कंप्रेस खत्म, अब नहीं है, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे जनरली कंप्रेस हुआ होगा ना, यहाँ पे जनरली कंप्रेस खत्म हुआ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 ऐसे पॉइंट हो गए, तो क्या कहलाएगा, 1 वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आपके में है ही नहीं ये सब चीज़ें, जिस समझाने के लिए। तो ये क्या होता है, एयर के अंदर पास होता है या गैस के अंदर पास होती है। इसका याद रखिए, साउंड की स्पीड गैस के अंदर पता है कितनी होती है, हम लोग जो मेरी आवाज़ आप तक कानों तक आ रही है, इसकी स्पीड कितनी होती है, नॉर्मल सेंस में आप कह सकते हैं 320 मीटर पर सेकेंड
या फिर बहुत जगह पे देखा जाता है 360 मीटर पर सेकंड या 340 मीटर पर सेकंड भी यूज़ करते हैं, तो मैं 340 और 360 मीटर लिख रहा हूँ। तो हमारा साउंड क्या हो सकता है, यानी आप जोर से चिल्लाते हो, क्या चिल्लाते हो, नहीं बस को चिल्लाते हो या फिर ऑटो, ऑटो सुनो, जोर से चिल्लाते हो, तो आपकी आवाज़ 1 सेकंड में कितनी दूर जा सकती है, आपकी आवाज़ 1 सेकंड में 340 मीटर से 360 मीटर दूर तक जा सकती है। किस में जा सकता है, गैस के अंदर, ठीक है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, परसेप्शन ऑफ हियरिंग क्या, सुनिएगा आप, एक और मैं बात बताता हूं, परसेप्शन ऑफ हियरिंग, ठीक है, देखिएगा। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं क्या, परसेप्शन ऑफ हियरिंग, यानी सुनने की समय सीमा क्या है। देखिएगा, हमारा कान एक शब्द सुनता है, हमारा कान एक शब्द सुनता है, उसके कितनी देर बाद हमारा कान दूसरी बार के लिए रेडी है, 0.1 सेकेंड। वेरी गुड। परसेप्शन ऑफ हियरिंग क्या, सुनिएगा इधर, ऑफ हियरिंग 0.1 सेकेंड, क्या हो गया, अच्छा ठीक है, 0.1 सेकेंड। तो परसेप्शन ऑफ हियरिंग क्या हो गया, 0.1 सेकेंड। इट मीन्स हमारा कान, बात सुनो, इसका मतलब 1 सेकेंड में हमारा कान कितनी शब्द सुनने के लिए रेडी है। अगर 1 सेकेंड का, इसको हम लोग अगर इस तरह से करते हैं सॉल्व, तो 1/10 सेकेंड आता है ना, तो 1 सेकेंड में कितना बार हमारा कान रेडी होता है सुनने के लिए, 10 बार। यानी मैं आपको बात सुनिए, मैं आपको कहता हूँ, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का साउंड रिकॉर्डर होगा तो आपने लिखा 1, आपने कहा 1 2 3 4, ऐसे करते 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 आपने क्या हुआ, 11 वर्ड आपने कहा है, या ABCD कह दो ना, ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 10 K, आपने कह दिया 11 लेटर लिख दिया। अब इसको क्या करो, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दो, इस तरह फास्ट फॉरवर्ड कर दो कि 1 सेकेंड में वो A से लेके कहाँ तक बोले, K तक। 1 सेकेंड में कितना बोले, A से लेके K तक। आपने इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया उसको। आप जब सुनिएगा ना, कोई भी 10 लेटर सुन पाइएगा, 11 सुन नहीं पाइएगा, या तो A से लेके J, या फिर कुछ पूरा सुनिएगा, एक ना एक मिसिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका कान 1 सेकेंड में के 10वें हिस्से में ही सुन सकता है। आपको 1 सेकेंड में 10 लेटर होता है हिसाब से, तो कितना सुन पाएंगे, 11 आपने लिखा है, कोई 10 सुन पाइएगा। यह है परसेप्शन ऑफ हियरिंग, यानी हमारे सुनने की भी क्या होती है, एक सीमा होती है। अच्छा, हमारा कान कम से कम कितना टाइम लेता है, 0.1, इससे ज़्यादा टाइम आ ही सकता है। आप मान लो बैठे हो, 1 लेटर आपका 1 सेकंड बाद आ रहा है, हो ही सकता है। कम से कम कान को कितना समय चाहिए होता है रेडी होने के लिए, 0.1 सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आके लगेगा आपको, ठीक है, आगे जब जाएंगे तो लगेगा। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल वेव, किसके बारे में बात करते हैं, ये जो मोशन है ये आपका होता है, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, सॉलिड और लिक्विड के अंदर। किसके अंदर होता है, सॉलिड और लिक्विड के अंदर। गैस भी होते हैं कुछ कुछ इसमें गैस का भी कॉन्सेप्ट लगता है। तो चलिए मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ गैस, यानी ट्रांसवर्सल वेव जो साउंड की है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में फॉर्म करती हैं। कहीं से फील नहीं आ रहा है, इसको तो फील करवाइए। आप इमेजिन करो, आप एक तालाब के किनारे खड़े हो, आप क्या करो, तालाब के किनारे खड़े हो, और आपने क्या हुआ, हाथ में लिया एक पत्थर, पानी शांत है, शांत पानी में आपने क्या किया, एक पत्थर गिरा दिया, ड्रॉप, टुप से गिरा। तो जैसे गिरेगा तो उसमें देखना एक इस तरह से वेव क्रिएट होती है। तो आप उसमें देखते हो कि वेव इस जगह पे मान लेते हैं गिरा, ऐसे गिरेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, हाँ या ना, ऐसे कुछ होगा। अगर इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपको इसको, ये जो वेव इस तरह से, बात सुनिएगा, आपका वेव किस तरह, इस तरह से हो रहा है ना, अगर मैं वेव को इस तरह से काट के दिखाऊं कैंची से, तो देखिएगा आपका वेव ऐसा हो रहा होगा। पानी कैसे होती है, लहर में ऐसी जाती है कि नहीं, हाँ या ना। तो कभी भी आपका साउंड या कोई भी वेव इस तरह से जाए, इसमें हम लोग पता है इस पॉइंट को कहते हैं मीन पोजीशन, और ये इससे आगे बढ़ते जाएगा तो इसको 2 हिस्सों में बढ़ता है। मीन पोजीशन से अप एंड डाउन। पानी क्या होता है, जब गिरता है तो कुछ पानी उठती है, फिर अगर नीचे की ओर धंसती है, फिर इस तरह से जाती है, इस तरह से चीज़ें जा रही हैं। तो इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल वेव का मोशन कहा जाता है। क्लियर है या डाउट है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले इसी के बारे में। अब इसका मैं एक छोटा सा रूप लेता हूँ, इसका कौन सा रूप लेता हूँ, छोटा सा रूप। अच्छा देखिएगा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, साउंड का स्पीड
तो पता है लिक्विड में कितना होता है? ये डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे। 1450 मीटर पर सेकेंड, 1450 मीटर, यानी 1 सेकेंड के अंदर आपकी आवाज़ 1.5 किलोमीटर के करीब चल जाएगी। 1 सेकेंड में आपका आवाज़ अगर पानी में जाता है तो क्या होता है, 1.5 किलोमीटर तक जा सकती है। इसलिए पानी के अंदर शार्क या जो भी है मछलियाँ होती है कितनी दूर होती हैं, बोट के हल्के हलचल से पता चल जाती है 1.5 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद। उसको अलग फॉर्मेट में सुना जाता है। सॉलिड के अंदर स्पीड क्या सुनिएगा, सॉलिड के अंदर स्पीड होता है अलग अलग मटेरियल के हिसाब से। एक मैं कोई भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, 5000 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में साउंड सॉलिड के अंदर 5 किलोमीटर दूर जा सकती है। तो साउंड का स्पीड सबसे कम किस में है, एयर में, यानी हम लोग के यहाँ पे, हम लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड होता है दूर तक चला जाएगा। एक बहुत लंबी फेंसिंग है और पूरा फेंसिंग आप इस तरह से लोहे के रॉड से मारो, जो लास्ट के तो होगा, अगर रेंज इसी रेंज के अंदर आता है तो सुनाई दे देगा उसको। हाँ, टन 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 मारते वैसे ही। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आपका रेलिंग है, या मान लीजिए रेलिंग इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने टंग से मारा लोहे से, तो ये साउंड इसके अंदर पूरा घूम जाएगा और विदिन अ सेकेंड, क्योंकि 5 किलोमीटर किसका घर होगा, पेरीमीटर तो उससे कम ही होगा, तो साउंड 1 सेकेंड अंदर ट्रेवल करके पूरा इधर आ जाएगा। यहाँ पर जो अगर मान लो किसने कान लगा के रखा है, किसने कान लगा के रखा है, सबको सुनाई चल जाएगा। सॉलिड है ये। कोई भी प्लास्टिक में भी होगा। हाँ, प्लास्टिक में भी होगा अगर साउंड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो। मैं मेटल की बात कर रहा था यहाँ पे, ये स्टील का स्पीड है, स्टील के अंदर। अच्छा चलिए, अब हम लोग को बात करना है किस वेव के बारे में, ट्रांसवर्सल वेव, जहाँ पर हम लोग आने के लिए इतना देर से कोशिश कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, इधर एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन बताता है एनर्जी, क्या बताता है, एनर्जी। इसको मैं पेंडुलम से भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बन गया, मीडियम बना दे, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए इस वेव में अगर आप इस तरह से देखते हैं, इधर देखिएगा, वेव में देखिएगा इधर, इस लाइन के इस पॉइंट को कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। आप देख रहे हैं तो एक इस साइड में एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट में क्या हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, फिर नीचे की ओर, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे गया, ये भी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे गया। ये ऊपर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं, क्रेस्ट, यानी CREST, सी से लिख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं, सी, ठीक है। और जो नीचे वाला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसे कहते हैं ट्रफ। इसको दिखा रहे टी, इसको भी दिखा रहे क्या, टी। समझा पाए? अब एक वेवलेंथ की डिफिनीशन सुनिए, वे एक सिंगल वेव की डिफिनीशन सुनिए, ध्यान दीजिएगा, इधर सबका ध्यान इधर होना चाहिए। और ये तो मीन पोजीशन का पॉइंट है, ये भी क्या हुआ, अब बात सुनिए, इधर ये भी मीन पोजीशन का पॉइंट है, ये भी मीन पोजीशन का पॉइंट है, ये भी मीन पोजीशन का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट लेंगे, दो ऐसे पॉइंट होना चाहिए जिसका एनर्जी लेवल सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर जा रहा है, ऊपर। इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, तो देखो एनर्जी सेम है, डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। इस पॉइंट पे देखिए क्या होगा, ऊपर, यानी ये मीन पोजीशन के 2 पॉइंट मैंने ले लिए। तो आप बात सुनिए, व्हाट इज वन वेव, सिंगल वेव की डिफिनीशन बता रहे हैं आपको। व्हाट इज वेव, 2 consecutive point have same energy level and same direction of motion. This 2 consecutive length is called one wavelength और one wave। समझा पाए? 2 ऐसे पॉइंट जो सबसे क्लोज हो, उसके बीच में ऐसा और कोई पॉइंट नहीं आएगा। 2 क्लोज ऐसे पॉइंट जिसका एनर्जी लेवल सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, उसे क्या कहते हैं, वन वेव। क्या कहते हैं, वन वेव। तो वन वेव कहाँ से होता है, देखो मैं इसको पॉइंट का नाम दूँ, A B C D E, C डैश T डैश, ऐसे मैंने नाम दिया। तो बताइए वन वेव कहाँ से कहाँ हो सकता है, A से C, ये वन वेव है, या फिर C से C डैश, क्यों, एनर्जी लेवल सेम, ये भी नीचे ये भी नीचे, C से C डैश, या फिर T से T डैश। 2 ऐसे कंसेक्यूटिव पॉइंट जिससे एनर्जी लेवल सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो इसे क्या कहा जाएगा, वन वेव।
और वन वेव का जो लीनियर डिस्टेंस है, वन वेव का जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे वन वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो गया? एक वेव की जो लेंथ हो गई, एक वेव की जो लेंथ हो गई उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसका सिंबल होता है ऐसा, एस से उल्टा, इसे कहते हैं लैम्बडा। पढ़ा होगा आपने, लैम्ब मतलब शिप, उसमें डा जोड़ दो, लैम्बडा। क्लियर है? तो बात सुनिए, आपका लैम्बडा का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आएगा? अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ कि सर मुझे वन वेवलेंथ का डिस्टेंस बताइए, तो मैं इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लिख सकता हूँ? देखो तो ये डिस्टेंस, या फिर इससे देखिए ये डिस्टेंस, हाँ, या फिर जनरली ये लाइन इसी पॉइंट पे आके बीट कर जाएगी, इंडिया सर के। ये जो है डिस्टेंस मेरा तो हाथ से तो ऊपर नीचे बन गया ना, जनरली सेम हाइट पे होती है। ये डिस्टेंस भी लैम्बडा, ये डिस्टेंस भी लैम्बडा, और ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी? लैम्बडा। तो लैम्बडा किसका सिंबल हुआ? वेवलेंथ। क्या हो गया? वेवलेंथ। अच्छा, लेंथ है ना ये, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। ये पता होना चाहिए जब न्यूमेरिकल कीजिएगा। वेवलेंथ निकाला आपने, वेवलेंथ की वैल्यू मान लेते हैं 400 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर, कुछ भी एक वेवलेंथ होगा, या मान लो कि 200 मीटर 400 मीटर, कुछ भी वैल्यू आ गई, तो आपको यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना। तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। क्लियर है या डाउट है? आया ना? चलिए अब बात सुनिए, मैंने कहा था कि मैं पेंडुलम से भी समझाऊंगा। इधर देखिए, अगर मैं आपका एक पेंडुलम बना, आपने देखा होगा इस तरह का पेंडुलम, कभी देखा है? इसे बॉब कहते हैं, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। अगर मैं इसको इमेजिन कीजिए, अगर मैं इसको इस पॉइंट पे लाके छोड़ दूं और मैं मान लूं कि मेरा एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रहा है किसी भी फ्रिक्शन के कारण, तो क्या होगा? ये मान लेते हैं ये ए ओ पॉइंट पे था, मैंने क्या किया? ए पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, छोड़ा, तो क्या होगा? ऐसे आएगा, सट से इधर निकल जाएगा, बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब बी पे एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वापस फिर क्या हो जाएगा? डी पॉइंट तक चल जाएगा। ये ओ क्या हो गया? मीन पोजीशन। ओ क्या हुआ? ए क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। इससे ऊपर नहीं जा सकता। देखिए मेरे पास एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इस बार इस पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एक बार मैं इधर जा रहा हूँ, वापस आए। देखो आप किसी नहीं होता, आप बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो, दीवार के हुक में ना रस्सी बांध लेते हैं और रस्सी के इनमें एक मुआवजा बांध देते हैं, उसके अंदर एक बॉल डाल देते हैं, और बच्चे लोग ना प्रैक्टिस करते हैं उसमें, देखा होगा आपने। ऐसे जोर से मारते हैं तो सर्टेन हाइट तक बॉल जाता है, वापस रिटर्न आ जाता है। तो देखिए बॉल आपने मारा, गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक समय पे स्पीड कम जाएगी, स्पीड हो जाएगी जीरो। स्पीड क्या हो जाएगी? अच्छा मेरा स्पीड ही जीरो, यानी मेरा एनर्जी क्या हो गया? जीरो। मेरे यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी जीरो। तो मैं रिटर्न आ जाऊँगा, और जैसे इस पॉइंट पे आऊँगा तो मैं इधर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ इधर? क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा। तो मीन पोजीशन पे एनर्जी क्या होती है? अच्छा बात सुनो, ये मीन पोजीशन से एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, तो ये इसमें जो आपका हाईएस्ट एनर्जी इस पॉइंट पे ना, वो इसको दिखा रहा है। एक बार यहाँ से क्या हो रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, और इस बार यहाँ से कहाँ जा रहा है? एक बार, तो एक बार इधर से इधर जाने वालों को ये वाला मानो, और इधर आने वाले को क्या हो जाए? इधर वाले को मानो। ये है आप, यानी ये वाला, देखो ये एक वेव नहीं है, क्या है? आधा वेव है। ये क्या है? ध्यान से देखेंगे तो आप, आधा वेव है ये, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपका एनर्जी लेवल क्या आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। इसके बाद एनर्जी क्या होती है? कम नहीं लगती है, दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। फिर इस मान लेते कि ऐसे गया, यहाँ पे जीरो, ऐसे आया, यहाँ पे हाईएस्ट, अब दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए इधर चलिए, ऐसा होता है यहाँ पे। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेशन भी कहते हैं, या टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑसिलेशन भी कहते हैं, या टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब क्या? एक पॉइंट या एक लाइन या एक हॉरिजन या एक एक्सिस के अलॉन्ग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मोशन। ये तो वाइब्रेशन है ना। आप जब किसी बॉल को छोड़ देते हो तो ऐसे टन 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 ऐसे गिरता रहता है कि नहीं? तो यही ना वाइब्रेशन है, एक पॉइंट के अलॉन्ग अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन हो रहा है। समझा पाए? तो वन वेव का डायरेक्शन बता, वेवलेंथ क्या बता दिए, वेव क्या है बता दिए, इसी को कहते हैं वेव। वेवलेंथ हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। वेव का लेंथ को मापते हैं तो मीटर में मापा जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड की। किस बारे में बात करते हैं? तो हम लोगों ने वेवलेंथ पढ़ लिया,
हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? वेवलेंथ पढ़ लिया, लैम्डा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वेव फॉर्मेशन। एक वेव बनने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब इधर देखो, इस पॉइंट ए पॉइंट से गया 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 गया, जैसे सी पे पहुंचा, बस भैया मुझे यहाँ से यहाँ तक के जाने का समय बताओ। बात सुनो इधर, मुझे ए से गया 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 गया, वापस इस सी पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट तक जाने का समय बताओ। ये जो टाइम लगता है ये पूरा एक वेव बनने में, या फिर इस जगह से इस जगह तक बनने में, इसे क्या कहा गया है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जो सिंबल होता है वो क्या कहलाता है? टी। हाँ या ना? टी सेकंड में कितना वेव बनता है? बात सुनो, टी सेकंड में कितना वेव बनता है? एक। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक सेकंड में एक ही वेव बनता है। बहुत बार, और बहुत सारे एटम होते हैं जिसका एक सेकंड में कई लाख वेव बनते हैं, एक सेकंड में। तो बात सुनिए, एक वेव बनने में कितना समय लगेगा? सेकंड का लाखवां हिस्सा, सेकंड का लाखवां हिस्सा, यानी बहुत कम समय लगता है। तो टाइम पीरियड मतलब टी, इसका मतलब क्या हुआ? टी सेकेंड रिक्वायर्ड, बात सुनिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं। टी सेकेंड रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन वेव। कितना वेव बनने में? हाँ या ना? अब आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी का। यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा फ्रीक्वेंसी का, बात सुनिएगा। अच्छा, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। हाँ चलिए, हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव कैन बी फॉर्म इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना वेव बनता है उसे क्या मानते हैं? फ्रीक्वेंसी। इधर देखो, टी सेकेंड में कितना वेव बना? एक। तो एक सेकेंड में कितना वेव बनेगा? 1/t ना। तो एक सेकेंड में कितना वेव बनता है, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? बहुत सारे बुक में एफ, बहुत सारे बुक में इस तरह देखो वी की तरह दिखता है, न्यू। क्या कहते हैं इसे? न्यू। न्यू न्यू एन 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 फॉर न्यू, ऐसा। फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसा भी दिखता है। तो फ्रीक्वेंसी चाहो तो ऐसा लिखो, चाहो तो ऐसा लिखो, दोनों आपका मन। मैं एफ लेके काम करता हूँ, समझाने में सुविधा होती है। तो देखो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गया? 1/t। क्या हो गया? एक सेकंड में कितना वेव बनता है? हाँ या ना? इसका यूनिट क्या होगा? समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसका यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकंड। 1/सेकंड। क्या हो गया? 1/सेकंड, यानी सेकंड के ऊपर -1, यानी सेकंड इनवर्स। क्या हो गया? सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। और इसी को प्यार से, दुलार से क्या कहते हैं? सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज। सिंबल क्या है? HZ। क्या कहते हैं? आपने सुना नहीं, मैंने स्टार्टिंग में कहा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। क्या पढ़ाया गया था आपको? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को 20 हर्ट्ज, और चाहो तो 20K हर्ट्ज भी कह सकते हो। ये हर्ट्ज मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 20 वेव बनाएगा, एक सेकंड में 20,000 वेव बनाएगा तो ही सुन पाएंगे। एनर्जी कितनी ज़्यादा क्यों ना, बात सुनो, एनर्जी कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर वो 20 वेव से कम बना रहा है नहीं सुन पाएंगे। बम भी फोड़ दो 20 हर्ट्ज के नीचे तो सुन नहीं पाएंगे हम लोग, समझा पाए? और जहां आपका 20,000 के ऊपर हुआ तो भी नहीं सुन पाएंगे। आप देखो, अगर मैं कहूँ ना, ये चमगादड़ आपने शाम के समय उड़ते हुए देखा होगा, उसके मुंह से कीं करके आवाज़ निकलती है। वो जो आवाज़ निकलती है ना 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की होती है, अल्ट्रासोनिक। सुन नहीं पाते। मैं अपने काम पे चला जाता, मैं सुन नहीं पाता हूँ मुझे क्या कह रहा है, मैं चला जाता हूँ ऐसे। अच्छा ठीक है, हाँ चीख करके एक साउंड सुनाई देता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनाई देगा। तो ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड, इसे सुन नहीं पाते, समझा पाए? तो अब बात सुनो, मैंने यहाँ पे बात बता दी। एनर्जी से देखो, एनर्जी तो थोड़ा मोड़ा लेना देना है। जैसे मान लो मैं अगर बहुत धीमे बात करूँ, आपने क्लासरूम में देखा होगा, और जब हॉल में आपको लोग का क्लास हो रहा होता है, जब धीमे से बात करती है मैम, लास्ट वाले को कुछ नहीं सुनाई देता, सामने वाले को सुनाई दे रहा है। बात सुनो, सामने वाले को सुनाई दे रहा है, पीछे वाले को नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इधर ध्यान दो, सामने वाले को सुनाई दे रहा है, पीछे वाले को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? ऐसा नहीं कि सामने वाले के लिए 20 हर्ट्ज के ऊपर है और पीछे वाले के लिए कम, ऐसा नहीं होता। एनर्जी खत्म होती चली जाती है। पानी के अंदर जैसे पत्थर डालते हैं तो वेव बनता है ना, किनारे तक समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता है? एनर्जी खत्म हो गई, डैम्पिंग कहते हैं, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा
कि एनर्जी से मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ वेव मैटर करता है। अगर आपके इस रेंज का है तो सुन पाएंगे सोनिक वेव, कम हुआ इंफ्रासोनिक नहीं सुन पाएंगे, ज़्यादा हुआ तो अल्ट्रासोनिक वो भी सुन नहीं पाएंगे। जेट प्लेन 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की होती है, सुन नहीं पाते। समझा पाए? हाँ या ना? अब चलिए रिलेशन पढ़ते हैं, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड कितने स्पीड से भाग रही है। तो बात सुनो, वेलोसिटी का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ या ना? वेलोसिटी का सिंबल v, ये न्यू नहीं है, क्या है? v। वेलोसिटी का सिंबल मैं क्या लिख रहा हूँ? v। डिस्टेंस कितना दूर जा रहा है? मैं मान लेता हूँ एक वेव बना रहा हूँ, कितना डिस्टेंस जाएंगे? लैम्डा। अच्छा बताओ, लैम्डा डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगता है? एक वेव बनाने में कितना समय लग रहा था? एक तो कैपिटल टी, क्या लग रहा था? बात सुनो इधर, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? वेवलेंथ। एक वेव बनाने में कितना टाइम लग रहा था? टी टाइम, यानी टाइम पीरियड। तो पहला फॉर रिलेशन। अब देखो 1/t के मुझे पे मैं क्या लिख सकता हूँ? f, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f लैम्डा। इसी को अगर आप n लिखते हैं ना, न्यू की तरह दिखता है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। v इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा, यानी स्पीड। हाँ, नहीं v इक्वल टू एफ लैम्डा लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। समझा पाए? हाँ या ना? तो कभी भी साउंड का वेलोसिटी निकालने के लिए देगा तो इसका यूज़ करेंगे। समझा पाए ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आई? अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज़ होता है मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? जिससे साउंड, मतलब जिस वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो साउंड को एक जगह से दूसरे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव। अच्छा, मैं टॉर्च जला रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, बीच में वैक्यूम है, उसके बाद कुछ और है, मैं लाइट जला रहा हूँ, लाइट के उस पर जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि लाइट वैक्यूम के आर पार जाते हैं। सन का लाइट अर्थ तक आता है कि नहीं? वैक्यूम से आ रहा है कि नहीं? सन का लाइट अर्थ, बीच में वैक्यूम है, आ रहा लाइट। तो लाइट को तो मीडियम नहीं चाहिए होती है एक जैसे दूसरे जाने के लिए, उसे कहते हैं क्या? नॉन मैकेनिकल वेव लाइट। क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल में मीडियम नहीं चाहिए। तो लाइट क्या हुआ? नॉन मैकेनिकल, साउंड क्या हुआ? मैकेनिकल। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए इधर, अब आते हैं चैप्टर में। मैकेनिकल हो गया, नॉन मैकेनिकल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा दिया किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव समझा दिया गया किसे कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि साउंड, अगर बात सुनिए, इधर बात सुनिएगा। साउंड, इमेजिन करो एक बड़ा सा चेम्बर है, देखिएगा, इमेजिन कीजिए बड़ा सा चेम्बर है, इसके अंदर साउंड को ए पॉइंट से कहाँ तक पहुँचना है, आपका बी पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है। पहले इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ था, दूसरे केस में यहाँ पे हाइड्रोजन भरा हुआ था, तीसरे केस में यहाँ अमोनिया भर दिए, ठीक है। यानी इसके अंदर मैं गैसियस मीडियम बार बार चेंज कर रहा हूँ। क्या हर बार साउंड का स्पीड सेम जाएगा? अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूँ अमोनिया, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल थोड़े बड़े बड़े होंगे इस तरह से। NH3 आपको दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4-4 एटम है। हाइड्रोजन डालते हैं तो हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल इतने इतने करके। अब बताइए, एक आपको एक मैराथन यानी कहा गया दौड़ने के लिए कहा गया, इस तरह से A से पॉइंट B तक आपको दौड़ना है। पहले कहा गया कम, मतलब मान लेते पहले 20 आदमी वहाँ पे दौड़ना है, फिर दूसरा कहा गया यहाँ पे कितना 60 आदमी तो दौड़ना है। आपके अंदर एनर्जी फिक्स कर गई कि आप इतनी स्पीड से दौड़ोगे। अब आपने इसको लगा दिया दौड़ पे, पहले 5 आदमी थे तो कुछ लोगों से टकराए लेकिन चले गए। दूसरे केस में क्या थे, डेंसिटी, और ये गैस दूसरा एक ऐसा गैस है जिसकी डेंसिटी हाई है तो गाढ़ा है डेंस, तो डेंस है। इसका मतलब क्या, पहले 5 आदमी था, दूसरे केस में देखा गया 25 आदमी है, तीसरे केस में देखा गया 80 आदमी है। तो क्या हर बार A से B तक पहुंचने के लिए सेम, आपके अंदर मैंने सेम एनर्जी दी आपको हर बार, मतलब नहीं होता खिलौने में चाबी भर देते हैं, तो इसके अंदर सेम एनर्जी मैं बार बार भर दे रहा हूँ। तो A से B तक पहुँचने के लिए क्या हर बार सेम टाइम लगेगा, अलग अलग लगेगा कि नहीं? यानी हर बार वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन गैसियस मीडियम इज इक्वल्स टू गामा P/D। क्या होता है, गामा P/D रूट के अंदर, ठीक है। P क्या है, प्रेशर, D है डेंसिटी, P है प्रेशर,
डी है डेंसिटी, गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, क्या है आपका एयर के रिस्पेक्ट में उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, गामा क्या है आपका रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, गामा ऐसे लिख दो ना, ऐसे हो गया, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। पी है प्रेशर, डी है डेंसिटी। अच्छा, ये तो गैस के लिए था, ये क्या था, गैस के लिए था। अब थोड़ा आता है ट्रांसवर्सल वेव के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हो गया। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से न्यूमेरिकल बनता है, ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है आपका न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। यहाँ पे है आपको बुक के अंदर, ठीक है। इधर देखिएगा, अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल वेव में। इधर देखो, अब आपने गिटार तो देखा होगा, आप ना गिटार में बहुत सारे वायर्स लगी होते हैं ना, और वायर जनरली जब लगा होता है गिटार में, यहाँ पे जनरली स्ट्रिंग्स होती हैं टाइट करने के लिए, कीज़ होती हैं, कुछ पता नहीं हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ जो धागा निकलता है ना उसके अंदर, ये धागा ऐसे करके निकला रहता है, ऐसा करके निकला रहता है। तो जब ढीला करते हैं तो ये थोड़ा तार इसके अंदर और चला जाता है, जब टाइट करते हैं तो कुछ और निकल जाता है। जैसे अगर तार, जैसे मैं इसी तार को रखूँ, पूरे नॉर्मल तार ढीला करके रखा हुआ, मैंने खींच दिया, टाइट हो गया, हाँ या ना। तो यही जो होता है क्या, अगर आपका तार थोड़ा ढीला है, अब उसके अंदर आप बजा रहे हैं, ये तार वाली बात नहीं कर रहा मैं इस तार की बात नहीं कर रहा कि तार ढीला है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक वॉल पे एक जगह पे मैं मान लेता हूँ कि तार को मैंने फिक्स कर दिया, वायर फिक्स कर दिया, सबसे बेस्ट होगा वायर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही वायर फिक्स कर दे रहे हैं यहाँ पे, बात सुनिएगा, अब मैं इसको नॉक कर रहा हूँ, ट्रिंग कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, साउंड की एक जगह से दूसरी जाने की स्पीड, ये डिपेंड करता है उसके टेंशन पे। टेंशन मतलब कितना खींचा गया, आपको पुली में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल वेव किस पे डिपेंड करता है, उसके टेंशन पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √T/m, √T/m। टी क्या आता है, टेंशन, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर आपसे कह दे 4 सेंटीमीटर वायर है, या कह दिया कि 40 सेंटीमीटर वायर है, उसका मास है 20 ग्राम, क्या है 20 ग्राम, तो आपको पहले मीटर पर मास पर मीटर लेंथ चाहिए। तो आपको 4 सेंटीमीटर कितना कहा गया था, जैसे कि मान लीजिए आपको 20 सेंटीमीटर का वजन मैं कह रहा हूँ 4 ग्राम है, तो आपको क्या चाहिए, मास पर ग्राम, यानी 4 ग्राम ऊपर 20 सेंटीमीटर नीचे, 4 1 जा 4 5 जा, यानी 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसका यूज़ करना है। ये तो डेटा आपको दिया था, आपको क्या चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू नीचे डाल दीजिए, टेंशन की वैल्यू न्यूटन में आएगी, ऊपर लिख दिया, डिवाइड कर दिया, आपको पता चल जाएगा आपका वेलोसिटी उसके अंदर कितना है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ट्रांसवर्सल वेव डिपेंड करता है किस पे, अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके अंदर टेंशन कितना जनरेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती थी तो डेविएट हो जाती थी, तो साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए, जैसे मैं हवा में बात कर रहा हूँ और सामने उधर क्या है, कुहासा है, ऐसे मान लो दीवार में चौक धुआं धुआं कर दिया, बात जिससे डायलॉग करते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने चौक धुआं धुआं कर दिया, मैं बोलता हूँ और उधर धुआं है, तो वहाँ पे स्पीड अलग होगी, यहाँ पे अलग स्पीड होगी, तो क्या साउंड डेविएट करेगा, साउंड डेविएट करेगा। जो लाइट का प्रॉपर्टी है वहाँ पर साउंड में भी आएगा, वो भी अपने मीडियम से क्या होगा, अपने पास से डेविएट कर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मली गिरेगा तो जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री है तो डेविएट नहीं करेगा। तो बहुत जगह पे साउंड लाइट के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं साउंड वेव डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। आप लोग को इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल वेव पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, वह वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव से कैसे अलग है, बात सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव में क्या कहा गया था, सपोज मेरी आवाज़ इस डायरेक्शन में जा रही है, सपोज मेरी आवाज़ किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये देखो, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये बाहर की ओर, बात सुनो, ये बोर्ड से बाहर निकल रहा है, ये बोर्ड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसको ऐसे दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ग्राफ में, और ये क्या हुआ, ग्राफ से बाहर की ओर निकल रहा है, जेड एक्सिस, इसके लिए तिरछा करके दिखा दिया। अब मान लो मेरा आवाज़ इधर फ्लो हो रहा है, मेरा आवाज़ क्या हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, ऐसे देखो ध्यान से सुनो, मेरा आवाज़ की डायरेक्शन में ऐसे, मेरा डायरेक्शन कैसे आ रहा है, ऐसे। ये है नहीं, ये हायर क्लासेस के लिए, आपको उतारने की जरूरत नहीं है, शायद पहले ही बनाए होंगे। ये वेव कैसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो तो, वाई एक्सिस में ऊपर भी, वाई एक्सिस में नीचे भी। कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस में ऊपर भी, वाई एक्सिस में नीचे भी। समझा पा रहे हैं, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पता मैग्नेटिक फील्ड कैसे देगा, देखो ये उस पार है, सटा हुआ ऐसा करके, हाँ ऐसे 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 करके, मतलब मैं बता रहा हूँ। सॉरी गलती हो गया, हाँ ये होगा तुम्हारा, दवा सुनो, यानी एक सीधा खड़ा है तो कैसे सोया हुआ है, इधर और इधर ऐसे करके, ये अंदर की ओर या बाहर की ओर। ये एक्स एक्सिस देखो, ये वाई एक्सिस में क्या जा रहा है आपका इलेक्ट्रिकल वेव, जेड एक्सिस में कौन जा रहा है आपका मैग्नेटिकल वेव, तो आपका साउंड किधर जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ये है, तो साउंड तो जाता नहीं इस तरह से, लाइट जाता है इस तरह से। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। तो कभी भी आप ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव का नाम सुनते हैं तो इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट दिखता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव तो कौन कौन सा है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। इन ये जो विजिबल लाइट आप जो कहते हैं सूरज से जो हम लोग को मिलता है लाइट, विजिबल रे, ठीक है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल है, यानी सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। समझा पाए। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव के ट्रांसवर्स नेचर के हैं। अच्छा कोई मुझे बता पाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ट्रांसवर्स में है, मैग्नेटिकल वेव तो ट्रांसवर्स में है, हाँ या ना। लेकिन प्रोपगेशन क्या ट्रांसवर्स में है, सीधा निकल जा रहा है। प्रोपगेशन क्या होता है ट्रांसवर्स में, आप देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो लॉन्गिट्यूड आपका क्या ट्रांसवर्स वेव है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है ट्रांसवर्स में है, लेकिन आपका जो लाइट जा रहा है वो कैसा ट्रांसवर्स में है, सीधा निकल गया, तो वो प्रोपगेट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा बात सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव का स्पीड कितना होता है पता आपको, ईएम वेव की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड से भागता है ये। एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव ये सब किसके स्पीड से भागती है, लाइट की स्पीड से भागती है। और साउंड 360 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड, तो इसके स्पीड में क्या उसका बहुत ही कम है, ईएम वेव का स्पीड बहुत ज़्यादा है। और इसका एनर्जी क्या होता है, इसका एनर्जी फोटोन है, इसका एनर्जी क्या होता है, फोटोन में काउंट होता है इसका एनर्जी। लाइट वेव साउंड वेव में डिफरेंस कहा गया है, तो आप बता सकते हैं लाइट क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, साउंड क्या है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। और लाइट क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, साउंड की स्पीड 380 या 340 360 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ, लाइट वैक्यूम में चला जा सकता है, मैकेनिकल मैंने कह दिया, नॉन मैकेनिकल पे एक आपका वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, एक वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद क्या कह दिया गया है, वेवलेंथ, साउंड का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, यानी एक वेव बनने में साउंड का कितना मीटर कहा जा रहा है, इसमें 10-10 मीटर लग जाते हैं, या 1 सेंटीमीटर का होता है, या 10 मीटर का भी हो सकता है एक वेव साउंड के लिए, लेकिन इसका 1 सेंटीमीटर के अंदर लाखों आ जाते हैं, 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाते हैं लाखों। और हम लोग का क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर के अंदर एक हो सकता है, यानी कहा गया साउंड का वेव बड़ा है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लाइट के वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव के हिसाब से, ठीक है। ये ट्रांसवर्स देखो, ये लाइट वेव हमेशा ट्रांसवर्स होता है, साउंड हमेशा ट्रांसवर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। एयर के अंदर हम लोग पढ़ा ना, साउंड कैसे होता है लॉन्गिट्यूडनल के फॉर्म में जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले, ठीक है, यहीं तक करवा रहे हैं, हाँ नेक्स्ट वीडियो में और बाकी कराएंगे।